चलिए देखते हैं समीकरण, है ना। समीकरण क्या है? समीकरण एक बीजीय कथन है ना। बीजीय शब्द हम जब प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें चर आ जाता है, चर राशि आ जाता है, जिसका अधिकांशतः हम चर राशि के रूप में अंग्रेजी के छोटे अक्षर का प्रयोग करते हैं, बड़ा अक्षर भी ले सकते हैं, है ना। तो ऐसा बीजीय कथन जिसमें बराबर का चिन्ह या तुल्यता का चिन्ह हो, ठीक है, ऐसा बीजीय कथन जिसमें बराबर का चिन्ह लगा हो या तुल्यता का चिन्ह, उसी को तुल्यता का चिन्ह कहते हैं, समीकरण कहलाता है। या ऐसे कथन जिसमें चरांक शामिल हो और दोनों पक्ष बराबर हो। देखिए, ऐसे कथन जिसमें चरांक, है ना, चरांक क्या है? चर है ना, जिसमें एक्स वाई जेड इत्यादि जो हम अंग्रेजी के लेटर्स का प्रयोग करते हैं, ये सभी जो है चर है। चर होना चाहिए, पहला शर्त। दूसरा शर्त, इसमें बराबर का चिन्ह लगा होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये लिखा, ये देखिए 30 बराबर करके यहाँ पर लिख दिया मैंने 20 ऋण 15 या कुछ भी लिख दिया, है ना, या 45 ऋण 15 लिख दिया, है ना। तो ये जो है समीकरण के अंतर्गत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बराबर का चिन्ह तो है, लेकिन यहाँ चरांक नहीं है, बीजीय पद नहीं है, बीज गणित नहीं है। और बीज गणित के लिए अंग्रेजी के लेटर्स का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसका उदाहरण क्या क्या हो सकता है। जैसे एक प्रश्न है, पहला नंबर इसका, समीकरण छांट कर लिखिए। कौन सा समीकरण है इसको आप बताएंगे, है ना। समीकरण में आप लोग सभी अटेंड कीजिए, सभी क्लास में है, और हम हल करने की जो प्रक्रिया है ये सब सभी में इसी तरह से मिलेगा। चलिए हम देखते हैं। पहला, समीकरण को छांट कर लिखना है नहीं। पहला नंबर बताना है क्या यह समीकरण है, x ऋण 4 बराबर 10। क्या यह समीकरण है? क्यों? क्योंकि समीकरण के लिए मुख्य रूप से 2 पॉइंट है ना, उसको आप लोग जरूर देखेंगे। पहला तो एक जो है तुल्यता का चिन्ह होना, बराबर का चिन्ह होना, है ना, और बीजीय कथन होना। बीजीय कथन मतलब जिसमें चर भी शामिल हो, चरांक शामिल हो, अंग्रेजी के लेटर शामिल हो। देखिए एक्स का प्रयोग हुआ है तो निश्चित रूप से बीजीय कथन है ना। एक्स का जब हम प्रयोग करते हैं तो ये कौन सा कथन हो गया है? बीजीय कथन है। ऐसा बीजीय कथन जिसमें बराबर का चिन्ह हो या तुल्यता का चिन्ह हो, समीकरण कहलाता है। ठीक है, बीजीय शब्द बोलने से वहां चर ऑलरेडी वहां पर आ जाता है। ठीक है, तो ये है समीकरण। ठीक है, अब देखते हैं अगला और उदाहरण है इस प्रकार से। जैसे इसी को हम इस प्रकार से लिख दें, यहाँ लिखा है अगला उदाहरण दूसरा नंबर में। ठीक है, ये दूसरा नंबर में इसको दिया है बुक में। ये तो समीकरण है ना, समीकरण है, समीकरण है। और क्या यह समीकरण है? ये वाला समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बीजीय पद तो दिख रहा है, लेकिन यहां पर तुल्यता का चिन्ह, बराबर का चिन्ह कहीं पर नहीं है। देखिए, बराबर का चिन्ह नहीं है, और बराबर का चिन्ह नहीं दिखेगा तो समीकरण नहीं हो सकता। तो आप बराबर के चिन्ह को देख लो। ठीक है, तो ये समीकरण नहीं है। और एक और महत्वपूर्ण चीज बता दूं, चलिए अगला मैं यहाँ जो चौथा नंबर है इसको मैं लिखता हूं 5। यहाँ पर ब्रैकेट लगा है तो गुणा रहता है, गुणा की संक्रियाएं, ऋण 2 ऋण 3 बराबर 15। यहाँ पर 5 का गुणा है ना, यहाँ पर गुणा की संक्रियाएं हैं। ब्रैकेट जैसे हम जस्ट बाहर ऐसे इस प्रकार से ब्रैकेट लगा दें तो 5 गुणा इस प्रकार से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 5 का गुणा है 2 ऋण 3 से बराबर लिखा है 15। क्या यह समीकरण है? समीकरण है, क्योंकि यहाँ बराबर का चिन्ह लगा है और बीजीय पद भी है। बीजीय कथन है, y है, यहाँ x है तो यहाँ पर क्या है? y है। अंग्रेजी को जो लेटर्स प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है? y है। और देखिए, समीकरण में एक महत्वपूर्ण और पॉइंट आ जाता है। समीकरण जब बनता है तो उसके 2 पक्ष कहलाते हैं। समीकरण के 2 पक्ष होता है। ये बायां साइड है, ये वाला देखिए बायां हाथ साइड है, बायां पक्ष कहेंगे। ये दायां हाथ साइड है तो दायां पक्ष कहते हैं। कई बार तो केवल ये भी पूछा जाता है बायां पक्ष में का मान लिखिए, बायां पक्ष में कौन सा है। कई बार दायां पक्ष में कौन सा, इसी को पूछा जाता है ना। तो समीकरण की पहचान आप लोग समझ गए। बायां पक्ष में लिखा है
5 गुना 2y ऋण 3 और दाया पक्ष में लिखा है 15 और यह एक समीकरण है। क्यों? क्योंकि बराबर का चिन्ह भी है और चरांक भी है या बीजी पद भी है। ठीक है, चलिए अगला। तो इसमें विभिन्न जो समीकरण दिए गए हैं, है ना, और समीकरण है भी और नहीं भी है, इसको आप लोग छांट के बनाएंगे, है ना। बराबर का चिन्ह नहीं दिखता तो समीकरण नहीं है। जैसे एक है 4.5, है ना, धन 3.2, एक्स भी है और धन जेड भी है। देखिए इतना कुछ लिखा हुआ है, बीजी पद आ रहा है ना, बीजी पद है, चरांक है, लेकिन ये समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि बराबर का चिन्ह नहीं है। बायां पक्ष और दायां पक्ष हम यहां से नहीं निकाल सकते क्योंकि बराबर लगा ही नहीं है, तो यह समीकरण नहीं है। ठीक है, ये समीकरण नहीं है। तो इसी प्रकार आप अन्य और उदाहरण को देख सकते हैं, कौन सा समीकरण है कौन सा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायां पक्ष और दायां पक्ष बताइए, है ना, छोटा छोटा प्रश्न है जिसको हम थोड़ा फास्टली देखते हैं। बायां पक्ष, चलिए इसमें जो पहला नंबर का प्रश्न है, x ऋण 5 बराबर एक 9 लिखा है। ठीक है, इसका जो बायां पक्ष है, बाएं हाथ साइड है ना, बायां पक्ष, बायां हाथ तो आप लोग भली भांति जानते हो, लेफ्ट हैंड, है ना। तो इसी को हम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड LHS भी कहते हैं। और बायां पक्ष में जो लिखा है वो x ऋण 5 है। बायां साइड में लिखा हुआ मान है x ऋण 5 और इसके जो दायां पक्ष है, कई बार इसी को पूछा जाता है कि बायां पक्ष में कौन सी संख्या लिखी गई है। दायां पक्ष को राइट हैंड साइड, है ना, राइट हैंड, दाएं हाथ, राइट हैंड साइड लिखते हैं और साइड मतलब उसके पक्ष हो गया, है ना, और ये है 9 है। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाएंगे। इसके अलावा एक ऐसे भी प्रश्न मिलेगा, जैसे इसमें 5वां नंबर देखिए, 15 बराबर 2a धन 5। क्या यह समीकरण है? समीकरण है? है ना, वेरी गुड है। क्यों है? क्योंकि बराबर का चिन्ह के साथ साथ चरांक है या बीजी पद है। मैं पुनः बता दूं, चरांक मतलब अंग्रेजी के लेटर्स का प्रयोग हुआ है, और जब अंग्रेजी के लेटर्स का प्रयोग गणित में हो जाए तो वह बीजी पद बन जाता है। क्या बन जाता है? बीजी पद, है ना, ये ध्यान रखिए। तो ये भी समीकरण है। अब बताइए यहां पर बायां पक्ष क्या है? कई बार हम देखते हैं नहीं, बायां पक्ष में तो x y वाला रहता है या कोई चरांक रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप कोई भी साइड में समीकरण का स्वरूप इस प्रकार से हो सकता है ना। बायां पक्ष में कितना लिखा है? 15 लिखा है। कितना लिखा है? 15। और दायां पक्ष में राइट हैंड साइड में लिखा है, कितना लिखा है? 2a धन 5। तो ये भी समीकरण है। केवल पक्ष को बताना है, बायां और दायां पक्ष में कौन कौन सी संख्याएं लिखी गई है। चलिए अगला, कौन कौन सी राशि है। अब कुछ कथन दिया है, उस कथन से समीकरण बनाना है ना। तीसरा नंबर है, समीकरण बनाइए। समीकरण, है ना, बनाइए। कुछ कथन दिया गया है, उस कथन के आधार पे समीकरण बनाना है ना। चलिए देखते हैं। इसमें जो पहला कथन है, कुछ उदाहरण हम देखते हैं। ये देखिए, पहला है अज्ञात संख्या y का प्रयोग करके समीकरण बनाना है। और किसका भी प्रयोग करना है ये भी बताया गया है, y का प्रयोग करना है। x का प्रयोग हम ज्यादातर करते हैं, तो स्पष्ट रूप से बता दिया गया है y का प्रयोग करेंगे। जो चर प्रयोग करेंगे उस किसका प्रयोग करेंगे, कौन सा प्रयोग करेंगे? y। ठीक है, किसी संख्या के दुगुने में से 3 कम करने पर 17 आता है। किसी संख्या के दुगुने में 3 कम करने पर, तो किसी संख्या को ही क्या मानना है? y मानना है। जो भी संख्या की बात जहां पर भी है ना, उस संख्या को क्या मानना है? y मानना है। y का प्रयोग करना है, x नहीं करेंगे। ठीक है, स्पेशल बता दिया गया है। माना कि, अब माना कि नहीं लिखेंगे आप। क्यों माना कि नहीं लिखेंगे? क्योंकि प्रश्न में पहले से बताया गया है कि y मानिए। क्या मानिए? y। तो यहां पर लिख सकते हैं अज्ञात संख्या, है ना, या संख्या। संख्या क्या है?
y है, संख्या क्या है, y है। अब समीकरण बनाएंगे संख्या के दुगुने में। चलिए मैं सीधे सीधे लिखता हूं, संख्या का दुगुना, संख्या क्या है, y है, y का दुगुना, ये देखिए संख्या का दुगुने में 3 कम करो, और कम करना मतलब घटाना, कम करना हटाना मतलब हो जाता है घटाना, ठीक है ना। संख्या क्या है, y है, y के दुगुने में अर्थात संख्या के दुगुने में 3 कम करो मतलब 3 घटाओ, तो कितना आता है, आता है, प्राप्त होता है, मिलता है, ये सभी बराबर के बाद लिखा जाएगा, ठीक है। आता है, प्राप्त होता है, मिलता है, ये सभी बराबर के बाद लिखेंगे। तो कितना आता है, 17 आता है। ये देखिए समीकरण किस प्रकार से बन रहा है, समीकरण बना रहे हैं ना हम लोग। किसी संख्या जो दिया गया है, संख्या को y दे दिया है, शुरू से y मानिए करके y का प्रयोग कीजिए ज्ञात संख्या को। ये प्रश्न में दिया है इसलिए हम माना करके नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहले से बता दिया है y का प्रयोग करो, है ना। तो किसी संख्या के, ये देखिए संख्या क्या है, y है, के दुगुने में 2 गुना में 3 कम किए, कम करना मतलब घटाना, है ना, और घटाने पर, कम करने पर कितना आता है, 17 आता है। 2y ऋण 3 बराबर 17, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण। इसी प्रकार ये पहला नंबर हो गया, इसी प्रकार जो दूसरा नंबर का प्रश्न है इसको बना लेंगे। किसी संख्या का छठा भाग, छठा भाग मतलब कितने से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे, है ना। तो संख्या क्या है, दिया गया है, क्या है, y है। तो संख्या का छठा भाग, y का 6 भाग कर दो, 6 से भाग दे दो, y बटा 6 कितना आता है, छठा भाग 7 है। ये देखिए 7 है मतलब 7 आता है, 7 मिलता है, 7 प्राप्त होता है या 7 है, तो बराबर के बाद लिखा जाएगा वो, ठीक है। तो ये समीकरण है, y बटा 6 बराबर 7। इसी प्रकार तीसरा नंबर, किसी संख्या में 7 का गुणा कर 5 घटाने से, साफ तौर पे लिख दिया है ना। तीसरा नंबर, संख्या तो पहले लिख ही लो, संख्या क्या है, y है। किसी संख्या में 7 का गुणा करना है, y में कितने का गुणा करना है, 7 का गुणा करना है, क्लियर। संख्या इधर गुणा करो चाहे इधर करो, तात्पर्य वही है ना। संख्या में 7 का गुणा करो और 7 का गुणा करके 5 घटा दो, है ना। ये देखिए हम y हमारी संख्या है, संख्या में हम 7 का गुणा किए और उसके बाद 5 घटा दिए, तो 5 घटाने के बाद कितना बचता है, कितना मिलता है, कितना प्राप्त होता है, 9 प्राप्त होता है। इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो गुणा करने पर 7 गुना y या y गुना 7 करो तो वो 7y ही होगा, ऋण 5 बराबर 9, ठीक है। तो इस प्रकार से समीकरण बनाएंगे। कथन दिया गया है, शाब्दिक कथन दिया है, वहां से हम समीकरण बनाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक सामान्य सी चीज है, कथन दिया है उसको समीकरण बनाना है। अब जो है समीकरण है उसको कथन में व्यक्त करना है, ठीक है। कुछ कथन के रूप में लिखिए, है ना, कथन के रूप में लिखिए, है ना। देखिए पहला, अब शाब्दिक कथन बनाना है ना, गणितीय कथन है या समीकरण है, इसको कथन में कैसे बदलेंगे। ये देखिए x है किसी संख्या, है ना, और हमारे कालखंड में आदरणीय साहू सर जी का आगमन हुआ है। सदर नमस्कार सर जी, साहू सर जी। नमस्ते बड़े सर। हाँ सर जी, और सब ठीक है सर जी। बस बढ़िया, आपकी कृपा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए एक कथन है ना, जिसको या समीकरण कह सकते हैं, समीकरण है, समीकरण ये भी कथन है, ये शाब्दिक कथन नहीं है, है ना, गणितीय कथन हो गया, संकेत में हो गया, ये भी एक कथन है। तो ये कथन के रूप में लिखना है, मतलब शाब्दिक कथन में लिखना है, एक समीकरण है कह सकते हैं। समीकरण का एक एकदम आसान सा पहचान है, 2 पॉइंट देखना है, एक तो बराबर का चिन्ह देखना, दूसरा बीजी पद या चर, उसी को जब चर का प्रयोग कर दें गणित में तो वह बीजी पद कहलाता है। अंग्रेजी के लेटर्स का प्रयोग करें तो वह क्या कहलाता है, बीजी पद। तो समीकरण की परिभाषा क्या है,
ऐसा बीजी कथन जिसमें बराबर का चिन्ह हो, ठीक है, या ऐसा समीकरण जिसमें चरांक शामिल हो, है ना, ऐसे कथन जिसमें चरांक शामिल हो और बराबर का तुल्यता का चिन्ह हो, है ना, दो शर्त है बस। तो ये समीकरण है। अब देखिए इसको कथन में कैसे लिखना है। देखिए x को हम नहीं जान रहे हैं। जब भी आप देखते होंगे एक्स वाई जब लेते हैं, चर लेते हैं, तो वह संख्या यह संख्या इस प्रकार से हम मानते हैं। तो देखिए इसको कथन में कैसे बदलेंगे, कथन इसका बनाएंगे, है ना, हल ना कह करके इसको उत्तर भी लिख सकते हैं। एक लाइन में बन रहा है, किसी संख्या में कितने कम करने पर 6 घटाना, है ना, मतलब 6 कम करना। कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। किसी संख्या में x में कितना क्या कर रहे हैं, 6 घटा रहे हैं। 6 कम करने पर कितना आता है, 9 आता है ना, सीधे सीधे है। किसी संख्या में, किसी संख्या हो गया x हो गया, संख्या में 6 घटाने के बजाय हम कम करने का प्रयोग लिख सकते हैं, है ना। 6 कम करने पर 9 प्राप्त होता है, 9 प्राप्त होता है या 9 आता है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहां पर और दिया गया है, थोड़ा से और लॉन्ग टाइप से देख लेते हैं हम। तीसरा नंबर देखिए यहां पर 2x/3 इक्वल टू 6, 2x/3 इक्वल टू 6। ये देखिए यहां पर क्या हुआ है, किसी संख्या को पहले देखना है ना। चर संख्या में पहले हमारा फोकस होना चाहिए, चर में क्या क्या हुआ है। चर का तो दुगुना हो गया है, ये देखिए चर एक है तो उसका दुगुना हुआ है। दुगुना करने के बाद 3 का भाग किए हैं, तो कितना मिल रहा है, कितना प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए क्या लिखेंगे, हल किसी संख्या के दुगुने में, ये देखिए किसी संख्या क्या है, x है, किसी संख्या के x में क्या कौन सी संख्याएं हुई हैं, 2 के साथ क्या हुआ है, गुणा हुआ है, तो दुगुने कह सकते हैं उसी को, है ना। किसी संख्या के दुगुने में, दुगुने करने के बाद क्या कर रहे हैं, संख्या का दुगुने करने के बाद क्या कर रहे हैं, 3 का भाग दे रहे हैं। किसी संख्या के दुगुने में 3 का भाग देने से 6 प्राप्त होता है या मिलता है। तो ये हो गया हमारा कथन, हो गया शाब्दिक कथन। किसी संख्या के दुगुने किया गया है, उसमें 3 का भाग दिया, तब कितना मिला, 6 मिला, ठीक है। इसी प्रकार 5वां नंबर, लास्ट नंबर है 38 ऋण 2x बराबर 4, है ना। ये देखिए यहां पर क्या किया गया है, 38 ऋण 2x बराबर 4, है ना। अर्थात क्या किया गया है, यहां पर किसी संख्या के दुगुने को 38 में घटाने पर, या 38 में किसी संख्या के दुगुने को घटाने पर 4 मिलता है। ये देखिए 38 में किसी संख्या के दुगुने, x का दुगुना किया है और क्या किया है, घटाया गया है। या 38 में किसी संख्या के दुगुने को कम करने पर, घटाने नहीं लिखेंगे तो कम करने पर भी लिख सकते हैं। हेलो, हाँ जी, हेलो हेलो, हाँ बताइए, हेलो क्या लिखेंगे यहां पर, 38 में किसी संख्या के दुगुने, संख्या के, हेलो हेलो, आवाज कट कट के आते, साफ नहीं आए, अटक अटक के, अटक क्या रहा है ना। अच्छा अच्छा, रुको रुको, अटक के आते ना। हाँ हेलो। और हमारी इस कालखंड में आदरणीय आर के साहू सर जी ज्वाइन किए हैं। हेलो, सादर नमस्कार सर जी, साहू सर जी। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ सर, कोई दिक्कत है क्या सर, साउंड सही नहीं जा रहा है? नहीं नहीं, साफ आ रहा है, क्लियर आ रहा है। हाँ तो सुनो ना साहू जी, आप ना ये जो थोड़ा सा ना एक बार और बंद करके फिर से ज्वाइन कीजिए, है ना, सही आएगा, उसके बाद दिखाई देगा।
और आवाज भी जाएगा। एक बार बंद कर दीजिए और पुनः एक बार ज्वाइन करें, है ना। नेटवर्क इधर ठीक है, वैसे कई बार एक होते रहता है ना, तो कंटिन्यू चलते रहता है प्रॉब्लम। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये देखिए इसको 38 ऋण 2x बराबर 4 एक समीकरण है, इसको बीजी जो रूप में है ना, बीजगणित है, एक समीकरण के रूप में है, इसको शाब्दिक कथन बनाना है। क्या इसको पढ़ें, तो पहला हमारा फोकस रहता है चर पर। चर में क्या हुआ है, चर क्या है, चर x है, x का क्या हुआ है, दुगुना हुआ है। तो किसी संख्या के दुगुने को क्या किए हैं, 38 में कम किए हैं या घटाए हैं। तो 38 में ये देखिए इधर इस प्रकार से लिख सकते हैं, 38 में किसी संख्या के दुगुने को घटाने पर या कम करने पर 4 मिलता है या 4 प्राप्त होता है, ये लिख सकते हैं। तो ये बीजी कथन है, केवल कथन में लिखना है। समीकरण को कथन में कैसे लिखेंगे, ये इसका स्वरूप है। चलिए हम आगे देखते हैं, अब समीकरण हल करने का देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्नावली जो है वो समीकरण हल करने का है। चलिए समीकरण को हल कीजिए। पहला नंबर, समीकरण हल कीजिए। पहला, x ऋण 3 बराबर ऋण 4। ठीक है, चलिए मैं पुनः बता दूं समीकरण के बारे में, आप लोग और एक बार समीकरण को समझ जाएं। समीकरण क्या है, समीकरण जो है वो एक बीजी कथन है। बीजी कथन का मतलब है उसमें अंग्रेजी के लेटर्स भी दिखेगा, जैसे x, पहला पॉइंट। दूसरा, उसी को बीजी कथन कहते हैं या उसी को चर कहते हैं जब उसमें अंग्रेजी के लेटर्स का भी प्रयोग करना शुरू कर दे, पहला। और दूसरा उसका शर्त है बराबर का चिन्ह लगा होना चाहिए, है ना, तब वह समीकरण होगा। बराबर के चिन्ह के साथ साथ अंग्रेजी के जो लेटर्स है जिसको चरांक कहते हैं, और जब अंग्रेजी के लेटर्स कोई गणित में प्रयोग हो जाए साथ में, तो वह बीज गणित बन जाता है, बीजी पद हो जाता है। देखिए दो शर्त हुआ, एक तो चर प्रयोग हो, चरांक हो, अंग्रेजी के लेटर्स प्रयोग हो, दूसरा बराबर का चिन्ह हो। तो दो पक्ष हो जाता है, बायां साइड और दायां साइड, बायां पक्ष दायां पक्ष, ये समीकरण कहलाता है। और ये बराबर क्या बताता है, वास्तव में बराबर का क्या तात्पर्य है। गणित में इस प्रकार से हम दो पक्ष लिखकर बराबर लिखते हैं, इसका क्या तात्पर्य है, दोनों तरफ का वैल्यू समान है। जिस प्रकार से तराजू के जो पलड़ा रहता है ना, उसमें रखा होता है बराबर बराबर, एक तरफ बाट रहता है और एक तरफ सामग्री रहती है, वैसे ही ये भी बराबर रहता है। अब सोच के देखिए, अगर किसी तरफ हम 2 जोड़ दें, है ना, 2 जोड़ दें एक पलड़ा में, तो दूसरे पलड़े का क्या होगा, क्या करेंगे दूसरे पलड़े में। और चूंकि हम बता रहे हैं कि ये बराबर है और 2 इसमें और डाल रहे हैं, तो दूसरे में क्या करना पड़ेगा, दूसरे में भी 2 जोड़ना पड़ेगा। यदि हम बाएं साइड में 2 घटा रहे हैं तो दाएं साइड में भी 2 घटाएंगे, तब वो पलड़ा जो है बराबर जो लिखे हैं वो कथन सत्य होगा। ठीक है, ये तराजू के एक पलड़े की तरह है। अगर हम इधर 3 का गुणा करते हैं बायां साइड में, तो दायां साइड में भी हम 3 का गुणा करेंगे, ताकि उसका मान, समीकरण का मान ना बदले, नहीं तो गलत हो जाएगा समीकरण अगर एक साइड में करते हैं। इसलिए जो भी प्रक्रियाएं हैं वो दोनों साइड में किया जाता है। ठीक है, तो इसके हम अवधारणा में जाते हैं, किस प्रकार से इसका मान निकालते हैं। देखिए ये पॉइंट हो गया समीकरण का। अब दूसरा पॉइंट, समीकरण हल कीजिए या हल कीजिए, इस प्रकार से मिलता है, इसका क्या तात्पर्य है। समीकरण हल कीजिए, है ना, समझ में नहीं आ रहा है क्या हल करें, समीकरण हल कीजिए, है ना। समीकरण हल कीजिए का तात्पर्य है अज्ञात राशि होती है एक, है ना। आगे की कक्षा में आप पढ़ोगे, 10वीं भी पढ़ोगे, 12वीं पढ़ोगे, तो समीकरण बहुत से रूप में मिलेगा। जैसे आपका साइन कॉस वाला अगर आप पढ़े होंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, बड़े बच्चे होंगे या पालक होंगे तो वो समझते हैं, तो उस टाइप का भी समीकरण आता है। तो समीकरण में अज्ञात जो राशि है, चर है, उसका मान निकालते हैं। जैसे यहां x है, कहीं पर y रहता है, कहीं पर थीटा रहता है,
कहीं पर अल्फा रहता है, बीटा रहता है, ऐसे कईयों जो है चर रहते हैं, है ना, उसके मान निकाला जाता है समीकरण में। इसलिए कई बार सीधे सीधे बोल देते हैं समीकरण हल कीजिए, ना कह के एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों कथन वही है, अलग अलग नहीं है, दोनों का तात्पर्य वही हो रहा है। या तो इसको कहो एक्स का मान ज्ञात कीजिए या समीकरण हल कीजिए, काम वही है ना। जहां जहां समीकरण आप हल करोगे तो वहां चर जो रहता है, अज्ञात जो राशि रहती है, उसी का मान निकालते हैं। क्लियर? अब देखिए इसको किस प्रकार से हम अवधारणा में बनाते हैं। हम पक्षांतर करते हैं तो अवधारणा जो है स्पष्ट नहीं होता। अब वास्तव में इसकी अवधारणा क्या है समीकरण हल करने के, क्योंकि ये प्रारंभिक हम 6th क्लास से पढ़ रहे हैं, तो इसको अवधारणा को लेते हुए इसको कवर करते हैं। देखिए किस प्रकार से बनाते हैं। पहले तो ये देखते हैं, जब समीकरण हल करना होता है तो दो पक्ष होते हैं, आप जानते हो। दो पक्ष में, एक पक्ष में कहीं न कहीं पर आपको चर संख्या दिखेगा, बायां में दिखेगा या दायां में, ऐसा निश्चित नहीं है कि वो हमेशा बायां में ही रहेगा। कोई भी पक्ष में उसको लिखा जा सकता है। यहां पर बायां साइड में लिखा हुआ है x, तो उस साइड से जितने भी संख्याएं हैं, अचर संख्याएं हैं या जो भी राशि है, उसको पक्षांतर करते जाते हैं। उसको एक को छोड़ना पड़ता है, अकेला रखना पड़ता है, ताकि हम उसका मान निकालें, है नहीं। अब एक चीज उदाहरण बताता हूं, जैसे बहुत सारा खाने की सामग्री है ना, यहाँ पर खाने की बहुत सारा सामग्री रखा हुआ है अलग अलग। अब इसको 10 लोग खा रहे हैं, है ना, 10 जने हैं वो खा रहे हैं, और पूछा जाए एक ने कितना खाया, तो कैसे बताओगे, है ना। तो एक और आसान तरीका है, 9 लोगों को आप अलग कर दो और एक को ही एक बार बिठाओ, है ना। एक को ही बोलो कि आप कितना मतलब खाते हैं, उसको देखो, तो वहां हमको पता चल जाएगा कि एक ने कितना खाया, है ना। एक साथ सभी के रहने से वहां से उसका मान जो है स्पष्ट नहीं होता। ऐसा ही एक्स को अकेला एक साइड रख देते हैं, तब उसका मान जो है वो स्पष्ट हो जाता है। अर्थात एक्स के साइड में या कोई भी चर रहे, चाहे वाई रहे चाहे जेड रहे, उसके साइड में जो भी चर है ना, उसके साइड में जो भी अचर संख्याएं हैं या अन्य राशि है, उसको हटाते जाते हैं। ठीक है, घटाते जाते हैं, या जो भी प्रक्रिया है वहां से हटाते जाइए। तो क्या करेंगे, देखिए एक्स ऋण 3 बराबर ऋण 4 लिखा है, ऋण 3 को पहले हटाना है। ये देखिए एक्स के साइड में ऋण 3 है, ऋण 3 को हटाने के लिए क्या करें, 3 जोड़ेंगे, 3 घटा हुआ है, ऋण 3 को कैंसिल करना है तो 3 जोड़ देंगे तो धन 3 आ जाएगा। क्योंकि यह प्रक्रिया केवल बाएं साइड में ही नहीं करना है, उसको दाएं साइड में भी करना है। अर्थात दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर उसी को दोनों पक्ष कह देते हैं, बायां और दायां, है ना। तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर क्यों 3 जोड़ रहे हैं जी, क्योंकि ये ऋण 3 को हटाना है। ऋण 3 धन 3 कैंसिल हो जाएगा, हटाना है ना, ये मकसद है। जहां चरांक रहता है, चर रहता है, उसके साइड से जो भी संख्याएं हैं उसको हटाते जाइए। हटाने के लिए ये प्रक्रिया कर रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं। तो एक साइड में हम जोड़ नहीं सकते, जैसे तराजू के 2 पलटे रहते हैं ना, उसी प्रकार ये समीकरण है। एक साइड में जोड़ेंगे तो दूसरा साइड जो है चेंज हो जाएगा, मान बराबर रहेगा क्या, नहीं रहेगा। इसलिए दोनों साइड में करो जो भी प्रक्रिया करना है। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, एक्स ऋण 3 धन 3 बराबर, ये देखिए एक्स ऋण 3 धन 3 जोड़ दिए, इधर ऋण 4 है, इधर क्या जोड़ेंगे, इधर भी 3 जोड़ेंगे। देखिए धन 3 यहां भी जोड़े, यहां भी धन 3 जोड़े, दोनों साइड जोड़ दिए। अब क्या होगा, इसको इसलिए जोड़ा गया है ताकि ये कैंसिल हो जाए, है ना। यह सोचना ही नहीं है कि ये घटेगा कि क्या होगा, घटाने के लिए ही इसको जोड़ा गया है, ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गया। तो एक्स बराबर, ये देखिए ऋण 4 और धन 3 क्या होगा, हाँ चलो इसको लिख लेते हैं सीधे सीधे मान। ऋण 4 और धन 3 अलग अलग चिन्ह है, घटाएं कि जोड़ें। आप देखते हो पक्षांतर जब करते हो तो ऐसा आ जाता है। ये देखिए हम इसी को अगर पक्षांतर करें, ऋण 3 उस साइड में जाके क्या हो जाएगा, धन 3, यहां तक बन जाता है डायरेक्ट, है ना। कारण वही है, हम लिखते जरूर है पक्षांतर करने पर, लेकिन यही प्रक्रिया है इसके, अवधारणा, यही अवधारणा है। ठीक है,
पक्षांतर ना करके उसको दोनों साइड में किया जाता है, शार्ट में पक्षांतर शब्द का हम प्रयोग कर देते हैं। लेकिन कई बार हमको अगर कोई प्रश्न पूछे पक्षांतर करने पर ये ऋण का धन क्यों हो जाता है, तो हमारे पास उत्तर नहीं रह पाएगा अगर नहीं जानेंगे तो। आपको कोई पूछे आप पक्षांतर कर रहे हो तो गुणा का भाग और भाग का गुणा, ऋण का धन और धन का ऋण क्यों हो गया, योग का अंतर क्यों होता है, तो हमारे पास उत्तर केवल इतना रहता है पक्षांतर हुआ है इसलिए वो उसका चिन्ह बदल जाता है ना, ये ऋण का धन हो जाता है या गुणा का भाग हो जाता है। लेकिन क्यों होता है उसका कारण यही है, अवधारणा है, दोनों पक्षों में किया जाता है। ठीक है, तो ऋण 4 और धन 3 अलग अलग चिन्ह है, घटेगा 4 में 3 घटेगा, 1 आएगा, 4 बड़ी है इसलिए उसका चिन्ह लिखेंगे, क्या चिन्ह है, ऋण है। 1 का मान क्या आया, ऋण 1। ठीक है, तो ये अवधारणा पर बना हुआ है। चलिए अगला देखते हैं यहां से 16 बराबर 3y धन 7 है ना, चौथा नंबर। बहुत सारा यहाँ प्रश्न है और एक कालखंड और लगेगा उसके बाद। चौथा है 16 बराबर 3y धन 7। ये देखिए अब चाहे तो आप ना इसको इस साइड का उस साइड देखो, आप तराजू का दोनों पलड़ा में अगर बराबर समान है तो आप बाट को समान वाला पलड़ा में और समान को बाट वाला पलड़ा में आप चेंज कर सकते हैं। कोई फर्क पड़ेगा क्या उससे, नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। सेम ऐसा ही अगर आपको लगता है ना, ये देखिए y इधर लिखा है, यहाँ पर y हमारा चर वाला इधर लिखते हैं तो हमारा अभ्यास जो इसी में बन गया है, तो इस प्रकार भी आप चेंज करके लिख सकते हैं। 3y धन 7 बराबर 16 ऐसा लिख सकते हैं। और मैं तो कहता हूं जो भी कंडीशन है, अगर y ऐसा लिखा है तो इसी प्रकार का अभ्यास बनाइए, ऐसा नहीं कि हम y को हम उठा के इधर ही ले आए, है ना। तो देखिए क्या करते हैं, पहले हमारा ध्यान रहता है चर किधर है, चर कहां पर है, क्या है चर, y, चर के रूप में क्या प्रयोग कर रहे हैं, y। अब इधर y मतलब कौन से साइड में है, दायां पक्ष। दायां पक्ष में y के साथ और कौन कौन सी संख्याएं या राशि है, एक तो 3 गुना में है और 7 को जोड़ा गया है। तो हम यहां से प्रक्रिया करते हैं, दूर से करेंगे, पहले 7 को हटाएंगे, उसके बाद 3 जो है उसके क्लोज है, 3 से गुना y है, तो उसके बाद 3 को करेंगे। ठीक है, पहले किसको हटाएंगे, 7 को, उसके बाद 3 को। तो 7 को हटाने के लिए क्या करें, धन 7 है तो क्या घटाएं कि वो कैंसल हो जाए, ऋण 7 मतलब 7 घटाने पर, है ना, दोनों पक्षों में 7 घटाने पर, 7 घटा दिए तो 16 में भी 7 घटेगा और 3y धन 7 लिखा है उसमें भी 7 घटेगा। ये देखिए अगर इसको आप हटा देते हैं, ये देखिए इसको ढक दो, तो 3y बराबर 16 ऋण 7 मतलब 7 क्या हो गया, पक्षांतर हो गया, है ना, उसी को बोलते हैं ना, धन 7 को दूसरे साइड में लिए तो ये ऋणात्मक आ गया। तो एक्चुअल में दोनों तरफ जो इसकी प्रक्रिया है वो होता है। 16 में 7 घटाएंगे, 16 जो है धनात्मक है, 7 ऋणात्मक है, घटेगा, बड़ी संख्या 16 है, 16 में 7 घटाएंगे 9 आएगा, और इधर 7 में 7 कैंसल करना ही है ना, कैंसल करने के लिए घटाया है, तो क्या बचेगा यहाँ पर 3y। ठीक है, अब दूसरा स्टेप, 3 जो है y के साथ गुणा के रूप में, 3 y के साथ गुणा के रूप में है, तो 3 को यहां से हटाना है तो क्या करें, 3 से भाग देंगे ताकि 3 और 3 कट जाए, है ना, 3 से भाग देते हैं, दोनों पक्षों में 3 से भाग देना पड़ेगा, एक पक्ष में नहीं, है ना। ये देखिए अभी जोड़ने घटाने से काम नहीं चलेगा, यहाँ 3 जो है y के साथ गुणा के रूप में है, 3 y के साथ गुणा के रूप में है, तब क्या करें, 3 को हटाने के लिए हटाते जाते हैं ना, तब तो y का मान मिलेगा, तो क्या करेंगे, भाग देंगे, अगर गुणा में है तो उसको हटाना है, भाग करो, है ना, और जोड़ में है तो घटाओ, तो दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर 9/3 भाग दिए, मतलब बटा में 3, है ना, तो 9 को 3 से भाग दिए,
3 3 9, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 से 3 कैंसिल करना ही है ना। कैंसिल करने के लिए ये प्रक्रिया कर रहे हैं। तो y आया, तो y का मान कितना मिला, y बराबर 3। y का जो मान मिला वो मिला 3 मिला, है ना। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। चलिए अगला और एक आप प्रश्न देख लेते हैं यहां से। इसके बाद वाला जो प्रश्न है, एक है 6वां नंबर देख लेते हैं, ऋणात्मक भी है। 9z ऋण 7 है ना, 9z ऋण 7 बराबर 14, ये है। यहाँ पर है ना, देख लीजिए समीकरण है। समीकरण में चर के रूप में जो प्रयोग कर रहे हैं, चरांक है वो z है ना। तो z जो है कौन से पक्ष में है, बायां पक्ष में है। तो बायां पक्ष में हम विभिन्न जोड़ घटाव जो भी करना है या गुणा भाग वो करेंगे। पहले तो ये देखते हैं, है ना, 9 जो है z के साथ गुना है, एकदम करीब में है। तो पहले हम दूर वाले को देखते हैं, ऋण 7 है ना, z में ऋण 7 है ना, ऋण 7 लिखा है, मतलब 7 घटा है। तो 7 को हटाने के लिए क्या करें, घटा है तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। चिन्ह बदल के उसको हम प्रक्रिया करते हैं। ये ऋण है तो धन, मतलब जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो दोनों पक्षों में कितना जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा। दोनों पक्षों में 7 जोड़ने पर, तो 9z ऋण 7 लिखा हुआ है और 7 जोड़ रहे हैं, इसलिए जोड़ रहे हैं कि ये 7 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 14 में भी 7 जुड़ेगा। ये देखिए बाएं साइड में हम 7 जोड़ रहे हैं, तो दाएं साइड में भी 7 जोड़ेंगे, क्योंकि ये हम इसलिए जोड़ रहे हैं, है ना। जहां पर चर लिखा है, चर के साइड में हम इसलिए प्रक्रिया करते हैं कि वो कैंसिल हो जाए। तो ज्यादा नहीं सोचना है कि घटेगा कि जुड़ेगा, घटाने के लिए ही हम जोड़े हैं, है ना। तो ये कैंसिल हो गया। तो 9z बराबर 14 और 7 दोनों का चिन्ह जो है धनात्मक है, समान चिन्ह है, तो क्या होगा, जुड़ेगा और 14 और 7 हो जाएगा 21। ठीक है, अब क्या करना है, z जो है चर है, चर का मान निकालते हैं। समीकरण हल करना मतलब किसी चर या चरांक का मान ज्ञात करते हैं। तो चर का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर चूंकि 9z लिखा हुआ है, 9 गुणा है z के साथ, इसलिए दोनों पक्षों में 9 का क्या करेंगे, भाग देंगे, है ना। तो दोनों पक्षों में में 9 का या 9 से भाग देने पर, भाग दीजिए। क्यों भाग दे रहे हैं 9 से, क्योंकि 9 को कैंसिल करना है यहां से, इस साइड से। तो 9/9 21/9, 9 से 9 कैंसिल हो गया। तो ये देखिए 21/9 है, 9 से तो विभाजित नहीं हो रही है ना। 21/9 कौन सी ऐसी बड़ी जो संख्या है या उभयनिष्ठ गुणनखंड है जिससे भाग जाए, है ना, जिससे 21 भी जाए 9 भी जाए। तो 7 से 21 जा रही है तो ये नहीं जा रही है ना। तो किससे जाएगी, 3 से जाएगी। 21 को भी 3 से भाग देते हैं और 9 को भी 3 से भाग देते हैं, या सीधे सीधे भी दे सकते हैं, ये समझाने का स्टेप है ना। 3 7 21 7 बार गया और 3 3 9 कितने बार गया, 3 बार। तो जेड का जो मान है ना, जेड का जो मान प्राप्त हुआ वो 7/3 प्राप्त हुआ, ये जेड का मान है। तो इस प्रकार से भिन्न के रूप में भी मान प्राप्त होगा, ऋणात्मक मान प्राप्त होता है, धनात्मक होता है, और भिन्न है तो चर के जो विभिन्न मान है ना प्राप्त हो सकते हैं, वो समीकरण पर डिपेंड करता है कि उसका मान कैसे होगा। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं यहाँ से। 5 धन x/3, 5वां नंबर, 5 धन x/3 बराबर 7, ये लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर भी देख लेते हैं चर कौन से पक्ष में है ना, कौन से पक्ष में है, बायां पक्ष में है। तो बायां पक्ष से पहले किसको हटाएंगे, 5 को। धन 5 है, जुड़ा हुआ है, तो घटाना पड़ेगा 5 5, तभी हटेगा। उसके बाद ये बटा 3 है, मतलब भाग में है 3, तो भाग के लिए कैंसल करना है तो गुणा करना पड़ता है। गुणा है तो भाग किए थे, तो भाग है तो गुणा करेंगे, है ना। तो पहला प्रक्रिया क्या होगा, दोनों पक्षों में 5 घटाने पर
दोनों पक्षों में पांच घटाने पर, तो 5 धन x/3 धन ऋण 5 ना, घटाने पर मतलब ऋण 5 ये देखिए दोनों पक्षों में हम 5 घटा दिए, और यहाँ तो इसलिए घटाए हैं कि वो इस 5 को कैंसिल करना है, तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, x/3 आया। 7 में 5 घटाए, अलग अलग चिन्ह है, घटेगा है ना, 7 में 5 घटेगा, कितना आएगा 2 आएगा। कौन सी चिन्ह प्रयोग होगा, जो संख्या बड़ी है ना, 7 बड़ी है, धनात्मक चिन्ह है, इसलिए ये भी धनात्मक है। अब दूसरा प्रक्रिया क्या करेंगे, x के साथ जो 3 है वो भाग के रूप में है, बटा में है मतलब भाग के रूप में है, तो इसको कैंसिल करना है, हटाना है, तो क्या करते हैं, भाग में है तो गुणा करते हैं, और गुणा में है तो भाग करते हैं। तो दोनों पक्षों में हम 3 का गुणा करेंगे, यहाँ भी 3 का गुणा, यहाँ भी 3 का गुणा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर, तो देखिए 3 का हम गुणा कर दिए, यहाँ भी 3 का गुणा कर दिए, या बाद में भी कर सकते हो है ना, सामने भी कर सकते हो, गुणा को कहीं पर भी लिखो है ना, 2 के बाद भी 3 लिख सकते हैं, 3 गुणा 2, ठीक है। तो ये 3 कैंसिल होगा करके हम गुणा कर रहे हैं, यहाँ x बचेगा और यहाँ हो जाएगा 3 दूने 6, ठीक है। तो x का जो मान प्राप्त हुआ, ये गुणा होगा ना, 3 दूने 6, तो इस प्रकार से x का मान 6 प्राप्त हुआ। अब इसमें कुछ और प्रश्न है जिसमें उत्तर की जांच भी करना है, और एक हमारा और कालखंड यहाँ लगेगा, तो आप अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जो है